उसके बाद आ जाती है आपकी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। इसको हम टोटल इन्वेस्टमेंट रेशो, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। और इस रेशो में आपके जो बेचे गए माल की लागत है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और आपकी या फिर आपकी कुल शुद्ध विक्रय में व्यापार में विनियोजित कुल पूंजी या फिर व्यापार में विनियोजित कुल संपत्तियों का भाग देकर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड कर दोगे आप टोटल एसेट से। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लोगे। अब इसके अंदर टोटल एसेट्स में क्या क्या लेके जाओगे आप? टोटल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा आपकी? ऑल फिक्स्ड एसेट्स, ऑल करंट एसेट्स। ठीक है, दोनों ही तरह की आपकी एसेट्स आ जाएंगी। और इसमें आपका जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट है वो कर लोगे आप, एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आपकी जो कुल संपत्तियां हैं उसमें फिक्टिशियस एसेट्स, कंडीशन है कुछ लोग ऐसा करते हैं, ज़रूरी है कि सब लोग ही ऐसा करेंगे, कि आपकी जो टोटल एसेट्स हैं, उसमें इंक्लूड क्या कर लेते हैं, वो आपकी फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स, अब फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं आपकी? जैसे कि आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, और हो जाती है आपकी अंशों का बट्टे पर निर्गमन, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, इनको शामिल नहीं किए जाएंगे। कुल संपत्तियों में कृत्रिम संपत्तियों जैसे प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंशों का बट्टे पर निर्गमन, इनको शामिल नहीं करते, परंतु नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, पर आपकी जो अमूर्त संपत्तियां हैं, ठीक है, आपकी जो अमूर्त संपत्तियां हैं जैसे कि आपकी गुडविल, एकस पेटेंट्स, कॉपीराइट, व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क, इनको शामिल कर लिया जाएगा। इनको आप ऐड करोगे, जबकि आप इसको ऐड ही नहीं करोगे। फिक्टिशियस एसेट्स तो हैं आपके, फिक्टिशियस कृत्रिम संपत्तियां हैं, उसमें आप अमूर्त संपत्तियों को लोगे, ना कि अपनी कृत्रिम संपत्तियों को। क्लियर है? ठीक है, तो ये है आपकी टोटल टर्नओवर रेशो। अब इसको इंटरप्रेट कर देते हैं। इंटरप्रेट कैसे करोगे आप इसको, कि यह जो रेशो है वो ऐसी संस्थाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। कौन सी संस्थाओं के लिए? जो निर्माण कार्य में लगी हैं। दैट मीन्स जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके लिए ये रेशो बहुत अच्छी है। वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसी संस्थाओं में जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं वे विनियोग का विक्रय और उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जितना ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितना ज़्यादा उनकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, सारी संपत्तियों में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, विनियोग का सेल और प्रोडक्शन पर कम डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। और यह रेशो जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबंध की कुशलता का प्रतीक भी मानी जाती है। दूसरी तरफ इस अनुपात का
बहुत ज़्यादा होना, अधिकता से यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि संस्था स्थायी संपत्तियों पर अति व्यापार कर रही है। दैट मीन्स कि जो संस्था है बहुत ज़्यादा अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, स्थायी संपत्तियाँ हैं, उनके भरोसे ही रहकर ये अपना व्यापार कर रही है। यदि ये अनुपात बहुत कम होगा तो संकेत यही मिलता है कि व्यापार की संपत्तियों में अति विनियोग हो गया है। दैट मीन्स जो संस्था है उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है अपनी फिक्स्ड एसेट्स में, और जो संस्था है अपनी जो उसकी जो एफिशिएंसी है उसका पूरा प्रयोग ही नहीं कर पा रही है। और इस रेशो का सेल्स और जो आपकी सेल्स और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके बीच में संबंध नहीं होने के कारण इसका प्रयोग भी कम ही किया जाता है। अतः इसलिए क्या किया जाता है कि इस रेशो के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए और बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि संस्था के बिक्री का संबंध संपत्तियों की अपेक्षाकृत विक्रय विभाग की कार्यक्षमता पर अधिक होना चाहिए। यानी कि आप कितनी एसेट सेल कर रहे हो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दैट और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट हाउ मच यू आर सेलिंग, कि विक्रय विभाग की कार्यक्षमता पर अधिक निर्भर होना चाहिए। और इसके अलावा अधिक विक्रय का परिणाम सदैव अधिक लाभ ही नहीं होता। और ये भी लिखा है इस रेशो के अंदर कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जितना आप सेल कर रहे हो दैट मीन्स यू आर गेनिंग अ मोर प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है कि व्यवसाय में किसी संपत्ति के क्रय करने से आप कोई एसेट्स को परचेज कर रहे हो तो उसको परचेज कर लिया, विक्रय में वृद्धि नहीं हो रही है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हम एक कोई बहुत अच्छी मशीन खरीद लें तो क्या हमारी जो सेल है वो बढ़ जाएगी, परंतु क्या होगी, उत्पादन लागत ज़रूर कम हो जाती है जब एक हम अच्छी मशीनरी खरीद लेते हैं। और रिज़ल्ट क्या है कि लाभ में वृद्धि नहीं हुई, अगर होती है तो भी ठीक है, नहीं होती है तो भी, परंतु उत्पादन लागत हमेशा कम हो जाएगी। और उसका रिज़ल्ट क्या रहता है कि लाभ में वृद्धि हो गई होगी आफ्टर सम टाइम। ज़रूरी नहीं कि जैसे मशीन खरीदे उस टाइम में आप प्रॉफिट अर्न करने लग गए होंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी तो वहाँ पर आप प्रॉफिट ज़्यादा गेन करने लग जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में संपत्ति आवर्तन अनुपात कम होने पर भी स्थिति अनुकूल ही मानी जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब व्हेन यू बाइंग सम पर्टिकुलर assets for a business, after some time you get more profit, so that means it is a good indicator that after some time you will get more profit। ठीक है, तो ये भी एक आपकी अच्छी सिचुएशन है कंपनी के लिए। तो आपका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, उसके डीप एनालिसिस के लिए संपत्तियों से संबंधित विभिन्न संपत्तियों का अलग अलग आपको टर्नओवर भी ज्ञात करना पड़ सकता है कि किस तरह से आप उसको फाइंड आउट करोगे कि जो टोटल एसेट्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सी एसेट है जो जितनी जल्दी टर्न कर पाएगी। ठीक है।